ओम शांति। स्वागत है आप सबका आज के अगेन एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू सेशन के अंदर। हमारा सेशन क्या चल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज। आज मैंने नाम लिखा देखा है, पारुल लवफुल सोल, है ना? कितना अच्छा लग रहा है, सोचो। गुड। ऐसे लिखा करो आप सब पे नाम के आगे, आप कौन सी फुल सोल हो। कोई लवफुल होगा, कोई नॉलेजफुल होगा, कोई पीसफुल होगा, कोई पावरफुल होगा, कोई ब्लिसफुल होगा। अच्छा है अपने आप को। जैसे बाबा हमेशा जब पहले स्टार्टिंग किया ना, संस्था को ओम मंडली स्टार्ट हुई, तो सबके नाम ओम से स्टार्ट होते थे। ओम राधे, ओम रमा, ओम गुलजा, सबके नाम के आगे ओम लगा होता। यहाँ पे भी भावना बहन हमारी ओम ला के करती है, ओम भावना। गुड। और आज पारुल ने लगाया लवफुल सोल। गुड। याद रखना है मैं ये हूँ, उससे क्या होगा, दूसरों को भी मुझ में वही वैल्यू नजर आएगी। देखो तरीके होते हैं, दीज आर द पैटर्न, है ना? खुद को रिमेम्बर कराना पड़ता है। आप देखो, पता है एक और चीज मैं आपको बताऊं ना, बुरी चीज है ऑटोमेटिक याद आ जाती है, अच्छी चीजें याद दिलानी पड़ती है ना? आप देखना, कड़वे अनुभव बहुत जल्दी याद आ जाते हैं, क्योंकि हम इतने कड़वे हो चुके हैं कि कड़वाहट जल्दी से याद आ जाती है। और जीवन के मीठे अनुभव हमें याद नहीं आते, याद करने से भी। आप खुद सोचना, लाइफ में सोचना अपने आप को कि आपके साथ दिन भर में जैसे मैं यहाँ पे किससे पूछूं, गरिमा अगर आप अपने दिन को लिखो, देखो तीन एज ग्रुप से पूछूंगा। गरिमा अगर आप अपने पूरे दिन को नोटिस करती हो, तो उसमें आपके साथ बुरा ज्यादा समय होता है या अच्छा ज्यादा समय होता है? पूरे दिन अच्छा ज्यादा समय होता है। लेकिन आप परेशान किसके कारण से रहते हो? उस थोड़े से बुरे के कारण से। हाँ। और जो बहुत सारा अच्छा होता है उसकी खुशी में नहीं रह पाते। हाँ, क्योंकि उसका इफेक्ट, बुरे वाले का इफेक्ट ज्यादा देर तक रहता है। क्यों रहता है? मतलब सोचने की बात है ना ये बात। मेरा समय ज्यादा समय, भाई आप सोचो किसी के पास कमाई ज्यादा हो रही हो, खर्चा कम हो रहा हो, तो उसको पॉजिटिव में होना चाहिए या नेगेटिव में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए ना। भाई मान लिया आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 9 लाख रुपए आपके सेव हो रहे हैं, तो आपको खुश ज्यादा होना चाहिए, दुखी ज्यादा होना चाहिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए? तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर 24 घंटे में, अच्छा कितने घंटे बुरा होता होगा अगर 24 घंटे में सब नोट भी करें? कई बार पूरे दिन में एक बार, या फिर कई बार बिल्कुल भी नहीं, कई बार थोड़ा 1-2 बार ज्यादा, बस इतना ही। सोचना, आज मैं आपको ऐसी सोचने की मजबूरी डालूंगा, आप इसको सोचना बैठ के, ईमानदार सोचना, बस बहस की बात नहीं है ये एक ईमानदार सोचने की बात है ज्ञान में, सब, है ना? अच्छा यहाँ पे कौन है जो ये मानता है कि उसके जीवन में बहुत दुख और स्ट्रगल है? हाथ उठाओ अगर कोई ऐसा है जो मानता है भाई बहुत दुख और स्ट्रगल है उनकी लाइफ। देखो खत्म करा दूंगा मैं आज आपके सब। मेरे पास भगवान का दिया बहुत तगड़ा वरदान है, मैं आज तथास्तु बोलूंगा, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे आज। देख लो, खुला मौका है, हाथ उठा लो जिसको लगता हो किसके जीवन में बहुत दुख है। आज मैं बाबाओं वाला काम कर देता हूँ, चमत्कार वाला काम। सोचने की बात है ना। तो एक्चुअली जब बहुत ध्यान से देखोगे ना, ऑनेस्टी से, आप बस ऑनेस्ट होकर देखना। आप सब नहीं मानते कि हमारे पूरे दिन भर में हमारे साथ बुरा जो होता है ना, वो कुछ मिनटों का, कोई घटना आ गई, कोई एक बात सुन ली, ऐसे ही होता है ना, क्षणिक। लेकिन हम उसके ऊपर सोच के मिनट खराब करेंगे, घंटों खराब करेंगे, 1 दिन खराब करेंगे, 2 दिन खराब करेंगे, 4 दिन खराब करेंगे। किस पर? एक आई घटना। दिन में वहां पे कितने सारे लोगों ने मुझे प्यार से बात करी होगी, कितनी अच्छी बात करी होगी, कितना लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया होगा, मेरा कोई काम भी बना होगा, मैंने कुछ नया लर्न भी किया होगा, मैंने कुछ अच्छा देखा भी होगा, उसका कोई लेना देना नहीं। मेरी हेल्थ ठीक रही है, सब कुछ मेरा अच्छा रहा है, मैं अच्छे से, भूख लग रही है मुझे, नींद अच्छी आई, मेरे को 6-8 घंटे में सोया, अगर
या अपने जो भी मेरे साथ वो चीज रहा है ना, आज मेरे ऊपर एक अच्छी छत है, एसी कूलर में बैठे हुए हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, लोग रिस्पेक्टेड मोड में बात करते हैं हमसे। सोचो, मतलब मैं अगर थैंक यू करने पे आऊं तो मेरे को थैंक यू करने के लिए इतना ज्यादा है कि ना थैंक यू करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, एक छोटी सी बात होगी, एक छोटी सी बात, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मेरे चारों तरफ खराब ही लोग हैं, ये दुनिया बड़ी खराब है। रोतड़ों की तरह रोते रहेंगे बस एक घटना के लिए। करते ऐसा नहीं करते, ईमानदारी से बताओ आप सारे लोग, है ना। और फिर क्या, और बताता हूं, और क्या तर्क देंगे, आपको क्या पता मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। अच्छा चलो गिनवा दे भाई कितनी है, मैं भी गिन लूं। मेरे को तो ऐसे बोल देता ना कोई, आपको क्या पता भाई जी मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किल है। अच्छा मैंने चल बताना शुरू कर, मैं लिख लेता हूँ कितनी है। मैंने कहा अच्छा मेरे को 24 घंटे की अच्छाइयां बताना शुरू कर कि तेरे साथ में अच्छा क्या क्या है। और तेरे को नहीं पता, तू मेरे को अपना घर ले चल, फिर मैं लिखवा दूंगा। बस मुझे एक बार अपने घर ले चल, घर वालों से मिलवा दे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा तेरी जिंदगी में अच्छाइयां कितनी सारी, अगर तेरे को समझ में नहीं भी आ रही। और मैं उससे पूछता हूँ मेरी सारी अच्छाइयों को मैं हटा दूं तो कैसा लगेगा तेरे को जिंदगी। समझना इस बात को, मैं जो बातें कह रहा हूं ना, भले ही मैं बहुत साधारण रूप से आपसे कह रहा हूं, पर ये बहुत सोचने और विचार करने की बात है। इसे ही कहते हैं समझदार आत्मा। ज्ञानी आत्मा का अर्थ होता है जो सदा अपनी अपनी प्राप्तियों को याद करे, उसे कहते हैं ज्ञानी। मूर्ख जो होता है वो दुखों को याद करता है, और ज्ञानी जो होता है, इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो समाधान फोकस होता है, और जो मूर्ख होता है वो समस्या फोकस होता है। वो हमेशा अपनी समस्याओं का ही रोना रोता रहेगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, उसे सब जगह प्रॉब्लम नजर आएगी, उसे सही में प्रॉब्लम नजर आएगी। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, थोड़ी हंसी की है लेकिन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं इसको काफी कुछ बैलेंस करता रहता हूँ। हालांकि दोनों ही चीजें एक्सट्रीम है, एक पॉजिटिविटी का एक्सट्रीम है और एक नेगेटिविटी का एक्सट्रीम है। एक बाप के दो बच्चे थे, एक पॉजिटिविटी का एक्सट्रीम था और एक नेगेटिविटी का एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम शायद हो सकता सुनी हो कुछ लोगों ने यहाँ पे। तो बाप बड़ा परेशान, क्या रे दोनों बड़े खतरनाक हैं ये, एक तो हमेशा ही सकारात्मक रहता है और एक हमेशा ही नकारात्मक रहता है, कुछ भी कर लो। उसने कहा इनका संतुलन करवाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बाप ने क्या किया, जो नकारात्मक रहता था सदा, उसके लिए एक रूम तैयार करवाया, एक अच्छा सा घर तैयार करवाया जिसका पूरा सेंट्रलाइज एसी, एक अच्छा कमरा उस कमरे के अंदर बंद किया जहाँ सारी फैसिलिटीज उसके लिए, अच्छे भोजन अवेलेबल, मिठाइयाँ अवेलेबल, जो वो सोचे वो, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया एसी, सब कुछ बहुत बढ़िया। जो नेगेटिव सोचा, मतलब कोई भी डिस्कम्फर्ट था ही नहीं, एवरी कंफर्ट अवेलेबल इन दैट रूम। उसे उसमें छोड़ दिया कि वैसे कुछ दिन यहाँ छोड़ेंगे तो सब अच्छा देखेगा चारों तरफ, तो शायद कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर पाए लाइफ के बाद। दूसरा वाला जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, उसे क्या किया, जहां पर घोड़े होते हैं ना, घोड़े जो लीद करते हैं, जैसे गंद जो करते हैं, गोबर भैंसे गोबर करती है, घोड़े की जो लीद होती है, ऐसे जहां पर मतलब मैन्योर इकट्ठा होता था, उसके अंदर उसको बंद कर दिया कि बदबू सूंघेगा, गंदगी देखेगा तो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू करेगा कि मेरा कहाँ बंद कर दिया, थोड़ा कुछ ये नेगेटिव बोले ताकि कुछ बैलेंस बन सके। क्या हुआ, दोनों को जी 1 से 2 दिन का टाइम था, 1-2 दिन के बाद दोनों को बाहर निकालने के लिए बात आई। तो पहले सोचा कि भाई जाके जिसको अच्छा दिया है पहले उसको बाहर निकालते हैं। अब जैसे ही उसको बाहर निकाला, वो तो माथा पकड़ के रोता हुआ पीटता हुआ बाहर निकला, तुमने मुझे कहाँ बंद कर दिया, एसी से इम्यूनिटी खराब हो जाती है, मिठाइयों से डायबिटीज हो जाती है, और ऐसे बिस्तर सोने से कमर दर्द हो जाता है। और उसने जो गिनवाना शुरू किए दुखड़े अपने उन सब साधनों से, बहुत बड़ा परेशान, अरे यार इसे सब कुछ दिया उसके बावजूद ये किस हाल में निकला है, जैसा था वैसा का वैसा ही। इससे 2 शिक्षाएं मिलती हैं, यानी एटीट्यूड साधनों से नहीं बदला जाता, साधनों को एटीट्यूड के साथ बदला जा सकता है। समझिएगा इस बात, पहली शिक्षा। ठीक, यानी कितने अच्छे साधन दे दो, जिसको नेगेटिव ढूंढना है वो अच्छाई में भी नेगेटिव ढूंढ लेगा। दूसरे को जाके देखा तो अब वो क्या कर रहा है, वो भी पागलपन की हद तक है, मतलब सकारात्मकता की इतनी हद भी नहीं होनी चाहिए जो उसकी हद थी। वो क्या कर रहा है, वो दोनों हाथों से पूरे घोड़े की लीद को हटाने पर लगा पड़ा है।
और वो क्या कह रहा है, जहां पे इतनी लीद है वहां कहीं ना कहीं घोड़ा जरूर होगा, मतलब वो लीद में घोड़ा ढूंढ रहा है। तो ये भी सकारात्मकता की अति है। आप समझ रहे हो मेरी बात? और दोनों ही खतरनाक है, दोनों का ही रिजल्ट गलत निकलने वाला है। अच्छा, तो क्या हमें जरूरी है? बैलेंस, बैलेंस बिटवीन बोथ। अगर दोनों के बीच संतुलन नहीं होगा तो हम कभी, अब तो क्या पॉजिटिव वाले को नेगेटिव हो जाना चाहिए? नहीं, पॉजिटिव वाले को थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। पॉजिटिविटी इस बात में नहीं होती है कि जी कहीं सामने से गोली चल रही है पर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आगे जाऊंगा। अरे गोली लगेगी, फट जाएगा, है ना, वो नहीं ठीक रह सकता है भाई, समझो, अंडरस्टैंड करो, है ना, बेवकूफाना हरकत नहीं, ये समझने की बात है। तो कहने का क्या है, जो वो होगा वो समझदार होगा। कुछ होता ना, नहीं बाबा बैठा है ना, बाबा सब कर लेगा, कुछ ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं हमें, या भगवान बैठा है ना सब कर लेगा। अरे तुम मूर्खताएं करते जाओ, भगवान तुम्हारी मूर्खताएं ठीक करता जाए, उसने ठेका उठाया तुम्हारी मूर्खताएं ठीक करने का। सोच के देखो ना, हम कहते क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब जो नए साथी हैं वो इस बात को मैं बता देता हूँ कि जो इस ज्ञान के अंदर से कुमार और कुमारियां होते हैं, कुमार कुमारियों को कहा जाता है जो बैचलर्स रहते हैं, जो अपना कभी शादी नहीं करते और पूरी लाइफ परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं, पवित्र रहते हैं। तो ऐसे मैं ना एक कुमारों के, जैसे मैं खुद हूँ, है ना, तो ऐसे ही जब मैं एक कुमारों के प्रोग्राम के अंदर गया, वहां पे एक कुमार अपना एक्सपीरियंस सुना रहा था। और वो एक्सपीरियंस में क्या सुना रहा था कि एक बार ना मेरा इंटरव्यू था और सेंटर पे सेवाएं थी, आश्रम जैसे हमारे यहाँ होते हैं तो आश्रम पे सेवा। ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की बात है ये, मैं आपको समझाना सिखा रहा हूँ कि हम क्या करते, हम कैसे भावुक और मूर्ख होते हैं। और वो सुना भी एक ऐसा व्यक्ति रहा था जिसको कम से कम, मतलब सोचो 15-20 साल ज्ञान में हो गए थे। हम कैसे अनुभव सुनाते हैं, मैं आज को बताने की कोशिश कर। तो सुना रहा है कि भाई मेरे को ना, मेरा इंटरव्यू था, लेकिन सेंटर पे ना उसी समय भगवान की कुछ सेवा थी और दीदी ने मुझे उस सेवा के लिए भेजा। तो मैंने दीदी को बताया नहीं कि मेरा आज इंटरव्यू है, और मैं सेवा पे चला गया। और बाद में पता चला मुझे कि वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, और फिर भगवान ने मेरा एक और इंटरव्यू अरेंज किया, और उसके बाद में जो है फिर मेरे को दूसरी नौकरी मिली, ऐसे करके सुना रहा। मैंने उस भाई से बस एक सवाल पूछा, क्या ये ज्ञानी तू आत्मा की समझदारी है? आप जो सुना रहे हैं, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है? अनुभव या एक्सपीरियंस वो नहीं होता जिसको आप चमत्कार की तरह सुना रहे हो। अगर आपने अपने बाप को अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए बिठा रखा है, क्या एक समझदार बेटे की पहचान है? तुम गलतियां करते जाओ और भगवान तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करता जाए। इज इट राइट? माना गलती तब नहीं होती जब आपने अपने निमित्त दीदी को यह बताया होता कि दीदी आज मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं इंटरव्यू देने के बाद सेवा करूं? तो शायद उस सेवा को दीदी किसी और के माध्यम से भी करा लेती, और आपका वो इंटरव्यू कैंसिल, चाहे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो एक अलग कहानी रही, लेकिन आप अपनी जगह पर जा पाते। इससे आप मार्केट में दूसरों को ये मैसेज देते कि ज्ञान जो होता है वो इंसान को समझदार बनाता है, भावुक नहीं। तो ऐसे ही बहुत से लोग अनुभव सुनाते हैं, भगवान ने मेरा ये काम करा दिया, मेरे से ऐसे गलती हो रही थी फिर भी उन्होंने ऐसे ठीक कर दिया। ये समझदारों की पहचान नहीं होती है, ये भक्तों की पहचान होती है। समझ आ रही मेरी बात? भावुकताओं की पहचान होती है बेसिकली। भक्त से मेरा कहने से मतलब है ये भावुकताओं की पहचान होती है। तो भावुक मत बनो, हमेशा एक समझदार व्यक्तित्व को अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, चलिए तो कुछ और एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। आज मुझे कुछ और एप्लीकेशंस कनेक्शंस में आए और जो मैंने सोचा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो आपके साथ जो सेशन कर रहा हूँ, समझिए आप, हमने पहले समझा कि हम कौन हैं, है ना, हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, कैसे काम कर रहा है, हम 3 चीजों से घिरे हुए हैं। किन किन चीजों से? पहले मैं आत्मा, फिर मेरा ये शरीर, और तीसरा शरीर से संबंधित वस्तुएं, मैटर, मटेरियल वर्ल्ड। और इन 3 चीजों के साथ में डीलिंग करना सीखना किससे होगा? हमारे विचार और भावनाओं से। और उन विचार और भावनाओं का सदुपयोग कैसे होगा? 7 गुणों से और 8 शक्तियों से। तो अभी हम 7 गुणों पे हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन वर्क चल रहा है। समझ आ रही है ना मेरी बात सबको? क्लियर है ना? तो मैंने हल्का सा एक रिवीजन आपको दिया। और इन सभी चीजों का यूज हम किससे करते हैं? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों से। पहली शक्ति क्या है? आत्मा की मन। दूसरी शक्ति क्या है? बुद्धि। और तीसरी शक्ति क्या है? उसके संस्कार, है ना। 3 शक्तियां है ना, सबको याद है? सोल कॉन्शियसनेस वाला पार्ट से याद है ना सबको, है ना। इन 3 शक्तियों से हम काम करते हैं। तो इन तीनों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, इन तीनों का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, इन तीनों का अलर्ट होना बहुत जरूरी है।
इन तीनों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और याद रखना मेरी बात, इंटेंशन और अटेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने और क्या चीज समझी थी? हमने समझा था कि इन तीनों का इंटेलिजेंटली यूज करना आना चाहिए विद विजडम। और डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस हमने क्या समझी थी? यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट अ राइट टाइम, इन ए राइट सिचुएशन विद द राइट इंटेंशन, है ना। ये हमारे पास में हमें होना चाहिए, राइट सही समय पर, सही काल में, सही परिस्थितियों में, इन राइट सिचुएशन। हम अगर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो इंटेलिजेंस कहलाता है। और विजडम क्या था? क्विकली एडजस्टेड टू द सेल्फ फॉर द अनवांटेड सिचुएशंस और अनप्लान्ड सिचुएशंस, जो मेरी प्लानिंग में नहीं थी, अचानक से आने वाली मुश्किलों के लिए तुरंत खुद को एडजस्ट कर लेना, खुद को ढाल लेना, ये एक विजडम वाले व्यक्ति की पहचान होती है। समझ आई मेरी बात? ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं। और संस्कार बहुत ब्यूटीफुल चीज भी होते हैं और बहुत खराब चीज भी होते हैं। यदि संस्कार अच्छे हैं और वो मेरे मन बुद्धि को डोमिनेट कर रहे हैं तो मेरा जीवन स्वर्गिक जैसा जीवन बन जाएगा। लेकिन यदि मेरे संस्कार खराब वाले हैं, मेरी आदतें खराब वाली हैं, मेरी टेंडेंसीज खराब वाली हैं, और अगर उन्होंने मेरे मन बुद्धि को डोमिनेट कर लिया तो मेरी जिंदगी को नरक बना सकती हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यहां तक सबको रिवीजन हो गया होगा लगभग मैंने सारा रिवाइज करा दिया है, ठीक। और जितने भी हम काम करें किससे करें? फिजिकल कॉन्शियसनेस से नहीं, इस चोले को देखकर कॉन्शियसनेस ना करें, व्यवहार ना करें, बल्कि हम कौन है रियल में? हम भी आत्मा हैं और वे भी आत्मा हैं, सब हमारे ही जैसे हैं, सब बिंदु से शुरू हुए हैं और बिंदु पर खत्म होने वाले हैं, सब बराबर हैं, सब इक्वली इंटेलिजेंट हैं, एक ही पिता की संतान है, एक ही घर से आए हैं, एक ही जैसे हैं, 7 गुणों से ही वो आत्मा बनी है, 5 तत्वों से उनका शरीर बना है, माना सब सिमिलरिटीज। इसीलिए ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, ना अपने को स्त्री और पुरुष, ठीक है, वो हम एप्लीकेशन बिहेवियर रूप में वो चीज करेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस में हम सबको सिमिलरिटी से देखना है। सबके सब आत्माएं हैं और एक परमात्मा की संतान है और हमारे भाई हैं। तो अब तक हमने लगभग ये सारा किया है, कर चुके हैं। अब हम एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं कि नॉलेज का राइट यूज क्या होता है, या वैल्यूज में लव का राइट यूज क्या होता है। कल हमने क्या समझा था? कमिटमेंट क्या चीज होती है। कमिटमेंट का मतलब हमने क्या समझा था कि आप मुश्किल से मुश्किल रास्ता चुनो। पहली बात तो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप हेवन में रह रहे हो तो हेवन की बजाय ऐसी सिचुएशन को चुनो जहां हेल हो, और हेल को हेवन बनाने का काम करो। आप बताओ, भगवान भी तो अपना प्योर परमधाम छोड़ करके आया हुआ है ना, हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। स्वयंभू भी तो आया है ना भू पर, हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए, हमारा भला करने के लिए, जिसे आने की जरूरत नहीं थी। तो हमें क्या अपने घर में बैठ के अपना आराम एंजॉय करना चाहिए, या अपना आराम छोड़ के जाकर के दूसरों की बेआरामी को आराम में लाना चाहिए, दूसरों के दुखों को कम करने में उनकी मदद करना चाहिए। बेचारे कितने मानसिक बीमार घूम रहे हैं। आपके घर में ही बहुत सारे पेशेंट होंगे, कोई बेचारा गुस्से का पेशेंट होएगा आपके घर में, कोई लोभ का पेशेंट होएगा आपके घर में, कोई मोह का पेशेंट होएगा आपके घर में, कोई आलस्य का पेशेंट होएगा आपके घर में, कोई ईर्ष्या का पेशेंट होएगा आपके घर में, है या नहीं है? हैं आपके घरों में ऐसे पेशेंट? तो उन्हें पेशेंट समझ के डील करो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दुख मत दो, उन्हें डोंट केयर मत करो, उन पर कमेंट मत मारो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं हो, इस बात को आप समझ लो। एक व्यक्ति जो बीमार की सेवा नहीं करता, क्या उसे आप ज्ञानी कह सकते हो, समझदार कह सकते हो, अच्छा इंसान कह सकते हो? अगर शरीर के रोगियों को आप मदद करते हो तो क्या मन के रोगियों को मदद नहीं करना चाहिए? जबकि हम ये समझ चुके हैं कि मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर से। किसी का शरीर बीमार हो रहा है तो ठीक करने के लिए आप जान लगा देते हो, पर बेचारे किसी का मन बीमार है, जो अशांत रहता है, जो समझदार नहीं है, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, जिसमें परखने की शक्ति नहीं है, जिसमें निर्णय लेने का बल नहीं है, जिसमें सीखने सिखाने की क्षमता नहीं है, जो क्रोध से प्रभावित है, क्या उस पर नाराज होना चाहिए? आप बताओ, क्या उस पर गुस्सा करना चाहिए? कोई गुस्सा कर रहा है, हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या ये समझदारी है? क्या ये आग में आग का काम नहीं करेगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बातों को समझने का प्रयास करो। हमें क्या बनना है? हमें एक समझदार आत्मा बनना है, और जब हम समझदार आत्मा बनते हैं ना तो हम सबका भला कर पाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? ठीक है, कहीं कुछ क्लियर ना हो ना तो आप जरूर पूछा करें। तो कमिटमेंट का
हमने मतलब समझा। तो कमिटमेंट का मतलब है कभी भी अपने को कंफर्ट जोन में नहीं रखना। आपको एक बात याद रख लो, आपको जिस जिस चीज, अच्छा अब जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हीं चीजों से आगे थोड़ी सी बातें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज मैं परिवार संबंध सबको सुंदर बनाने की बातें बताने वाला हूं आपको। कैसे ध्यान रखिएगा, कैसे आपका, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए आपको अपनी ही ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आप ये सोचो कि दूसरे, मैं आज दिन में किन्हीं की काउंसलिंग करते हुए भी उनको ये बात बता रहा था जब मेरी काउंसलिंग चल रही थी कि देखो जिंदगी में वाइब्रेशन देने से वाइब्रेशन नहीं जाती है, कर्म से वाइब्रेशन जाती है। समझ आ रही मेरी बात? मैं समझाता हूँ। यहाँ बहुत से बोलते हैं हम ना मनसा सेवा करते हैं है ना, ऐसा बोलते हैं मनसा सेवा करते हैं हम ना, वाइब्रेशंस देते हैं सबको। पहले खुद की तो ठीक कर लो, वो तो ठीक है नहीं, है ना। दूसरे को वाइब्रेशन दे रहे हैं, दूसरों के पानियों को वाइब्रेशन दे रहा है, कोई घर को वाइब्रेशन दे रहा है, कोई हॉस्पिटल पे खड़ा होकर वाइब्रेशन दे रहा है, खुद बीमार है, खुद के जोड़ दुख रहे है ना, खुद का हार्ट दुख रहा है और जाके कह रहा मैं बीमारों को वाइब्रेशन दे रहा हूं। पहले खुद को ठीक करो भाई, पहले खुद को ठीक करो। जब खुद को ठीक करोगे तब तो आप किसी को वाइब्रेशन पे उस पे काम करोगे। हमेशा समझो, मुझे किसी बीमार को वाइब्रेशन नहीं देना, मुझे बीमार की सेवा करनी है। समझिए इस बात, सेवा करनी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी आप ऐसे सोचो, कभी आप ऐसे सोचते हो, मैं उनको दिन में भी एग्जांपल दे रहा था कि भाई आपका बच्चा भूखा है ना, अब आप बोलो मैं ना अपने भूखे बच्चे को थाली इमेजिन कर रही हूँ, उसके आगे खाना आ गया है, उसने टुकड़ा तोड़ा और खा लिया है और उसका पेट भर गया है। कभी किया आज तक आपने ऐसा? किसी ने किया हो तो मुझे बताओ जरा, किया? या आप थाली लगा के सच में देते हो उसे? या नहीं, मैं तो वाइब्रेट सकाश देती हूँ, सारे भूखों को रोटी मिल रही है। वो तुम्हारी सकाश से नहीं मिलेगी। अगर हिम्मत है तो जाके बना के किसी को दे के आओ, या खरीद के लेकर किसी को दे के आओ, तब उसके पेट में जाएगी। सो बी प्रैक्टिकल। और याद रखो, अच्छा लोगों को बताइए, ये याद रहता है कि आपने उनको कितनी उनके लिए दुआ मांगी थी, ये याद रहता है कि आपने उनके साथ जाके किया क्या था? घर में मैंने देखे हैं बहुत सारे पेरेंट्स ज्ञान चल जाते हैं, वो अपने बच्चों को वाइब्रेशन देंगे, पर जब बात करेंगे तो मुंह से अंगारे निकालेंगे, कमेंट मारेंगे, तुम सुबह नहीं उठते, तुम दोपहर में ये करते हो, तुम फलाने। बेचारे को अब बताओ से वो कमेंट याद रहेगा या तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था, जो उसे दिखाई भी नहीं दिया, वो याद रहेगा? सोचते हैं हमसे वाइब्रेशन जा रही है, तुमसे काहे की वाइब्रेशन जाएगी भाई, तुम्हारी खुद की पूरी वाइब्रेशन बिगड़ी पड़ी। सो डोंट डू इट। कुछ लोग सोचते हैं हम सबको बहुत दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। पहले खुद को ब्लेसिंग दे लो। अभी पहले खुद का कल्याण करो। स्व कल्याण से विश्व कल्याण। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हैं, लेकिन ये आउट ऑफ ट्रैक नहीं है। एक्चुअली यही इन ट्रैक बातें हैं जो समझ में नहीं आई और लोग आउट ऑफ ट्रैक हो गए। इस ज्ञान का मजाक बना के रख दिया गया लोगों ने, राजयोग को समझा ही नहीं और वो अपने आप को राजयोगी समझने की भूल कर बैठे। मैं आपको गारंटी देता हूं 90% लोग इस राजयोग को समझ करके भी समझे ही नहीं। वो ये सोच रहे हैं किस दिन कुछ चमत्कार हो जाएगा और जब मैं ऐसे मनसा सेवा करता रहूंगा तो मुझ में अचानक से कोई लाइट जाग जाएगी, मैं भी महात्मा बुद्ध की तरह मेरे पीछे कुछ चक्र वक्र आ जाएगा और एक दिन मैं सबको देवी देवता साक्षात्कार मूर्त दिखने वाला शुरू हो जाऊंगा। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड मैन। ये पागलपन की अति है। दिस इज नॉट राजयोगा। दिस इज नॉट राजयोगा। राजयोगा इज समथिंग यू हैव ऑल द कंट्रोल्स ऑन योर सेंस ऑर्गन्स। आपकी आंख वो देखे जो आप कहो इसको देखने के लिए। यानी मैं देखना नहीं चाहती थी, मैंने देख लिया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, सुन लिया। मैं बोलना चाहती थी, बोल लिया। मैं जो देखना चाहती थी वो देख नहीं पाई, जो सुनना चाहती थी वो सुन नहीं पाई, जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। तो एक बात बता, तेरी किसी को क्यों सुननी चाहिए? तुम खुद को नहीं सुना पा रहे हो और कोशिश कर रहे हो दूसरे तुम्हारी सुने। हाउ इज पॉसिबल? समझ आ रही मेरी बातें? अभी मैं आगे और जानने वाला हूं, ध्यान सुने। इसलिए जितने भी ना अलर्ट हो जाएं और जिनके वीडियो कैमरा ऑफ है, अगर ऑन करके सुनेंगे ना तो मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी और गहराई समझ में आएंगी। नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही करके सत्यवचन महाराज वाली कथा में। ठीक, अब समझना ध्यान से जो मैं बात बोलूंगा, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से बात ट्रांसमिट होती है। ध्यान से समझना इस चीज को। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं, हुआ क्या, मैंने ऐसे करके मैं लिखने लगा कि हम दूसरों के लिए ना कभी कभी राय बहादुर बन जाते हैं। यहाँ बैठे हैं आप में से बहुत सारे राय बहादुर बैठे हैं सब। आप में से कोई ऐसा बैठा जिसने कभी किसी को राय ना दी हो? हाथ उठाओ जरा, जो ये कहता हूं मैंने कभी किसी को राय नहीं दी।
सारे यहाँ राय बहादुर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हंसी मुझे इस बात पे आती है, खुद की राय नहीं मानते, खुद की राय नहीं मानते, खुद को भी राय देते पर खुद की नहीं मानते, दूसरों से उम्मीद करते ये मेरी राय मान ले, मैं बहुत अक्लमंद हूं। हाँ या ना? ऐसे करते हैं ना हम सारे के सारे। सबसे पहला, आज से मेरा लिख लो आप सेंटेंस, किसी को राय देना बंद कर दो, बंद। स्टॉप दिस नॉनसेंस। इट इज अ प्योर नॉनसेंस। इसीलिए कहा गया दुनिया में सिद्धांत, बिन मांगे दी गई सलाह मूर्खों की पहचान होती है। आप सिर्फ एडवाइस आज के बाद तब देंगे, दो तरीके से, लिख लो इस बात को, ये ज्ञानी की पहचान है। कब आप एडवाइस देंगे? जब पहली बात आपसे मांगी जाए, और दूसरी बात आप उसके लिए एलिजिबल हो। यहां तो कोई क्या होगा, किसी को भारतवर्ष है ना हमारे यहाँ, किसी को जुकाम हो जाएगा और अपनी मम्मी को बताएगा ना, तो मम्मी भी 36 कहाड़े बता देगी, चाहे डॉक्टर है या चाहे नहीं। सब पिला दो इसका, जुकाम ठीक हो जाएगा। नहीं पहले ऐसे करते थे वैसे। पहले चेक कर लो, आर यू रियली एलिजिबल फॉर दैट? क्या पता किसको जुकाम किस कारण से है। किसी को बुखार हो जाए, क्रोसिन खा लो। अरे क्या पता है उसे कौन सा बुखार है, किन कारणों से बुखार है। मत करो प्लीज। जिन चीजों के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ऑथेंटिक नहीं हो, आप ऐसी राय देकर के अपना कचरा मत करो, और किसी दूसरे की जिंदगी का भी कचरा मत करो। सब जगह समझदार, पता समझदार कौन होता है? एक बात लिखना मेरी बात, समझदार वो इंसान होता है जो ये जानता है कि वो नहीं जानता, जो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता, वही इंसान समझदार है। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको कभी यह भी पता नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है, पर यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता है। समझना इस बात को, बड़ी गहरी बात है ये बात। जिस दिन मुझे समझ में आई थी ना, उस दिन मुझे समझ में आई थी द वैल्यू ऑफ कॉमन सेंस क्या होती है। ज्ञानी वो नहीं होता है जो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत स्किल्ड होता है। ज्ञानी वो होता है जिसमें कॉमन सेंस बहुत हाई होता है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन से लिमिटेड ज्ञान के साथ भी बाहर निकल जाता है। अंडरलाइन करना इस बात को। आप देखो, हमारी हिस्ट्री में भी उन योद्धाओं का गायन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारी हिस्ट्री में भी उन योद्धाओं का गायन नहीं है जिनके पास बहुत कुछ था और तब वो जीत गए, बल्कि उन योद्धाओं का गायन है जिनके पास कुछ नहीं था और उसने कुछ नहीं को, लिमिटेड रिसोर्सेस को ही अपनी जीत में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए उन्हें लीडरशिप का नाम दिया गया। लीडरशिप का पहला प्रिंसिपल है, आप लिख लो, एक समझदार लीडर की पहचान होती है जो लिमिटेड रिसोर्सेस से, है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर सके। सब कुछ आपके पास और आपने कुछ कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है। आपके पास कुछ नहीं था, आपने उस कुछ नहीं को सब कुछ में बदल दिया, यही आपका इंटेलिजेंस है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, यस। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आज के बाद कृपया राय देना बंद करें, क्योंकि यहीं से आपके दुखड़ों की शुरुआत होती है। आप पहले राय देंगे, दूसरा वाला उसे मानेगा नहीं, ना मानते आपके टेंशन के बल उजल जाएंगे। इसने मेरी सुनी नहीं, इसने मेरी मानी नहीं, ये तो कुछ सुनते ही नहीं, आज की औलादें खराब, आज के माँ बाप खराब, कहानी चक्रव्यूह स्टार्ट। ऐसे होता है ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल प्रेशर, सब चलता है, फिर ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात है, राय देना बंद करो जिसके लिए खासकर आप एलिजिबल ना हो। बिना मांगे मत दो। मेरे साथ भी होता है, मैं भी, क्योंकि मुझे तो खासकर एक्चुअली क्या है, मैं काउंसलर बन गया ना, तो मुझे बिन मांगे सलाह देने की आदत भी ज्यादा पड़ गई है, सेवा भाव से पड़ गई है, वैसे पड़ गई है। तो मैंने इसके दुखड़े झेले हैं। उन दुखड़ों को झेल झेल के मुझे समझ में आया कि कहाँ राय देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। अब मैंने देनी बंद कर दी। अब मैं पैसे लेकर राय देता हूँ। अब पहले तुम पे करो, फिर मेरे से राय मांगो। तो उससे क्या होता है कि अब सामने वाले को पता, भाई पे किया है, इस बात के लिए एलिजिबल है, तो फिर वो मेरी बात मानता भी है।
पहले मैं फ्री में राय बांटता था, और फ्री की राय जो फ्री जैसी होती थी, लोग हाँ हाँ तो सब करते थे। अभी बताऊं इस कोर्स में क्यों लोग सीरियस नहीं है, क्यों वीडियो नहीं खुल रहे? पैसे नहीं दिए ना इन्होंने। अगर यही कोर्स के पैसे लगा देता मैं कि इस कोर्स की एंट्री फीस है भैया 10,000 रुपए कम से कम, और वो भी तब अगर कैमरा खोल के बैठेंगे, नहीं तो निकल जाओ। अगर इतना हार्ड हो जाते तो यहाँ पे गिनती के लोग होते, 84 नहीं होते, यहाँ पे 10, 5 या 20 लोग होते, पर वो कायदे के होते। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन क्योंकि बाबा ने शिक्षा की प्रणाली ऐसी बनाई है, बाबा कहता है नहीं बच्चे फ्री में बांटो, तो ये ज्ञान फ्री में बटेगा, राजयोग का ज्ञान है। तो इसीलिए समझ नहीं आता है। तो फ्री की लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, जबकि ये ज्ञान आपको। अब आप बताओ ईमानदारी से, आप लोग 25-28 दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्या ऐसी क्लासेस कोई भी आप बड़े से बड़े स्पीकर को सुन लेना, किताबों को पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, ये मैं ओपन में कह रहा हूं आप सबके सामने जाकर के, क्या इस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कोई भी आपको ऐसे क्लासेस देगा फ्री में? कोई जीवन का प्रोफेसर आकर के जीवन का ज्ञान देगा फ्री में? नहीं देगा। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं लोगों से, ये ज्ञान फ्री में तो मिल रहा है, पर ये फ्री जैसा नहीं है। सो डोंट डील इट लाइक फ्री, डील इट लाइक वेरी कॉस्टली। इसे ऐसे डील करो जैसे दुनिया की सबसे महंगी चीज आप ले रहे हो। इसे वही सम्मान दो, इसे वही रिस्पेक्ट दो, तब ये आपकी जिंदगी में एक रोल प्ले करेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो पहली चीज तो क्या करेंगे, आज का लेसन हमने पहला लेसन क्या सीखा? राय देना बंद, बिन मांगे किसी को नहीं, अपने बच्चे को भी नहीं। अपने बच्चे से आप ये पूछ सकते हो, बेटा जो आप कर रहे हो मैं समझना चाहती हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो। और जब वो बताता चला जाए तब उसके पॉइंट अपने मन में नोट करते रहो। उससे बोलना बेटा यहां पे जरा विचार करके देखना, कीजिए। आपको नहीं लगता कि यहां पे जाके आप फंस सकते हो? बस अब वो समझ जाएगा। तो आपने ज्यादा नहीं बोला, पहले बात आपकी बोलने में एनर्जी खर्च नहीं हुई, राय देने में आपने ध्यान सुना, और हो सकता है आप एक नया परसेप्शन सीखे हो कि बच्चे कैसे सोचते हैं। देखो जब तक आप दूसरों की सोच को सुनोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लोग सोचते कैसे हैं। लोग गलतियां करते हैं, लोगों की सोच तो सुनते नहीं, अपनी सोच उन पर थोपते रहते हैं। अच्छा अब आप ईमानदारी से सोचना, जब मेरा सोचने का पैटर्न, मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, आपका सॉफ्टवेयर अलग है। अब जब तक, अब मैं बताता हूं, मैंने आज यहाँ पे लिखा भी, होता क्या है कि हम सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं। देखो मैंने अभी ना ये नोट्स बनाया सबके लिए, इसमें अभी अभी मेरे को ये टचिंग्स आए 3-4 पॉइंट, मेरे को लगा कि ये ना बड़ी कमाल चीज है जो मुझे जरूर आप सबको बतानी चाहिए। हम लोगों को सिखाते तो हैं, आप देखना, कोई टीचर्स भी देखना, यहाँ पे टीचर्स भी, टीचर जब बच्चों को सिखाते हैं ना, आज की डेट में 90% टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो हैं उनको सिखाना नहीं आता। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, पूरा एलिजिबल। 14 साल एज ए फिजिक्स लेक्चर काम किया है मैंने, 14 साल तक एज ए फिजिक्स लेक्चर, 2 जगह में गेस्ट लेक्चर था, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे मेरे, मैंने पढ़ाया लाइफ में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको अनुभव से। 90% से ज्यादा टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को सच में पढ़ाना नहीं आता। दे ओनली डिलीवर्स द लेक्चर, only deliver their lecture, and they only show their intelligence. And education is not a process to deliver your lecture or intelligence, but education एक process है कि जो आपने डिलीवर किया है, जो आपने कम्युनिकेट किया है, वो दूसरे को रियलाइज हुआ है, उसे अंडरस्टैंड हुआ है। अच्छा टीचर कौन? जो अपने स्तर पर ना पढ़ाए, बच्चे की समझ के स्तर पे जाके पढ़ाए। अब कोई बोलेगा इतनी सारी क्लास होती है, हम सबके स्तर पे कैसे आ सकते हैं? नहीं, एक क्लास का एक स्तर होता है, और वो स्तर सबको समझ में आता है। नर्सरी वाले का स्तर नर्सरी का ही होता है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट ही होता है, 10th वाले का 10th का ही होता है। और अगर हम टीचर हैं और हमें ऑब्जर्वेशन से इतना ही समझ में नहीं आया कि सामने वाले का स्तर क्या है, तो फिर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? यही बात मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। यही जीवन की पढ़ाई में होता है। आप अब देखो, ध्यान से देखना, दुनिया में जितने भी कथाकार हैं, वे बड़े अपने विद्वता दिखाते हैं, हमें सारे शास्त्र रटे पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया श्लोक मारेंगे, बढ़िया बढ़िया कहानियां मारेंगे, बढ़िया बढ़िया ये करेंगे। वे क्या कर रहे हैं?
दे ओनली ट्राई टू शो कि वो कितने विद्वान हैं और वो कितना रस क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक को केवल बांधने के लिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने उनकी बात को कितना समझा एप्लीकेशन के लेवल पर। अच्छा, हम इस कोर्स में क्या कोर्स कर रहे हैं, मैं आपसे हर एक से पूछ सकता हूं कितनी बात समझ में आई, कितनी पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है। 36 आप पूछेंगे, आप हमसे सवाल भी पूछो, उसके लिए भी हम तैयार बैठे रहेंगे। आप देखो ना कोर्स के बीच बीच में कितने क्वेश्चन आंसर सेशंस भी चल रहे हैं, क्यों? ताकि पता चलता रहे कि हाँ सब तक हमारी बात पहुंच रही है। एग्रीड कंडीशंस हमारे पास में बन करके हैं। तो क्लियर हो रही है मेरी बात? पहली बात तो आज के बाद आप एक बात और लिख लो, आप आज से मान लो, लिख लो अपने आप के लिए, मैं मेरे परिवार का टीचर हूं, गुणों का टीचर, शक्तियों का टीचर, चरित्र का टीचर। ये लिख लो आप अपने पास बड़ा बड़ा करके, मैं मेरे परिवार का टीचर हूं, गुणों का टीचर, शक्तियों का टीचर, चरित्र का टीचर, चरित्र का टीचर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बहुत ध्यान समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे आज से अपने परिवार के हर मेंबर को सिखाना है, पर उसके कंफर्ट पे जाके, अपने कंफर्ट पर नहीं। अब यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां स्टूडेंट को मेहनत नहीं करनी है, यहां आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको सबसे पहले, हाँ अब यहां पे दूसरा एक एटीट्यूड रखना आपको, एक तो ये रखना टीचर वाला एटीट्यूड, दूसरा एटीट्यूड रखना है मैं मेरे घर में सेल्समैन हूं, ज्ञान रत्नों का सेल्समैन, गुणों का सेल्समैन, शक्तियों का सेल्समैन, चरित्र का सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन कौन होता है? जो ये जानता है कि कस्टमर की नीड क्या है, एग्जैक्ट नीड क्या है। गंजे को कंघी बेचने वाला अच्छा सेल्समैन नहीं होता, वो करप्ट सेल्समैन होता है। सेल्स की दुनिया में आप जाके पढ़िएगा, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना अच्छा सेल्समैन वो जो गंजे कंघी बेच सके, ना ना ना, अच्छा सेल्समैन वो जो सामने वाले कस्टमर को उसकी रियल नीड रियलाइज करा के उसे पूरा कर सके। दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ कैरेक्टरवान, चरित्रवान सेल्समैन की पहचान होती है। तो क्या बन जाओ आप एक ऐसे सेल्समैन बनो अपने परिवार के लिए कि आपका परिवार आपके चरित्र में अपने चरित्र को देख सके, आप उनके लिए आईना बन जाओ। हर वक्त आपसे गुण बिकें, आपके देखने से गुण बिकें, आपके सुनने से गुण बिकें, आपके बोलने से गुण बिकें। फूल झड़ने चाहिए आपके बोल से, फूल झड़ने चाहिए, और यहां अंगारे बरसते रहते हैं, है ना? हमेशा याद रखो इस बात को, समझना है आपको। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या बनना है? टीचर बनना है, सेल्समैन भी बनना है सेलिंग करने के लिए। तीसरी चीज, तीसरा एटीट्यूड क्या रखना है? मैं मेरे परिवार का सेवाधारी हूं, आई एम द सर्वर ऑफ माई फैमिली। मेरा जन्म मेरे परिवार में सेवा के लिए हुआ है, सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए हुआ है। और मैं आपको 1001% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, जिस दिन आपने अपने एटीट्यूड से सेवा लेने का संस्कार मिटा दिया, उस दिन पूरी दुनिया आपकी सेवा करेगी। यहां से मिटाना, अंदर तक से भी, लेने का भाव ही नहीं कि कोई मेरे को थैंक यू बोले, वो भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सोचना है मैं सुखदेव हूं, मुझे सुख देना है, कोई करे ना करे, मुझे अपनी 100% क्षमता से करना है। कोई मुझे क्रिटिसाइज भी करे तब भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कार्मिक अकाउंट के अंतर्गत है, ये चैप्टर आगे आएगा हालांकि, लेकिन परंतु मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बात समझानी, इसलिए बता रहा हूं। बस इतना याद रखना है कि कोई भी जो रिश्ता आपके रिश्ते में आया है वो आपके कार्मिक अकाउंट के अनुसार आया है, आपका कर्म खाता है। मेरे मम्मी पापा बने, आपके मम्मी पापा आपके मम्मी पापा बने, मेरे आपके नहीं बने और आपके मेरे नहीं बने। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे लेना देना था, आपका उनसे लेना देना था। जिसने जिस बैंक का कर्जा लिया होगा वो उसी किस्त पटाएगा। अगर मैंने आईसीआई से कर्जा लिया तो मैं आईसीआई का पटाऊंगा, आपने एसबीआई से लिया तो एसबीआई का। अपने सब रिश्तेदारों को बैंक मान लो, और ये मान लो उन सबका कर्जा आपके ऊपर है। हर बैंक की किस्त जिस दिन पूरी हो जाएगी, वही रिश्ता आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। आप देख लो, आपकी जिंदगी से बहुत सारे रिश्ते गायब हो चुके होंगे।
जो कभी बचपन में साथ थे किसी के, कोई फिर मिडिल एज में साथ थे, कोई बुढ़ापे तक साथ थे, कोई कोई है जो सारे जीवन साथ है, कोई कोई है जो बीच में जुड़ा, कोई कोई है बीच में अलग हट गया। ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के अंतर्गत होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं कौन हूं? सेवाधारी। और याद रखना, सेवक कभी भी इच्छाएं नहीं रख सकता। सेवक की कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। सेवक कभी भी डिजायरस नहीं हो सकता। सेवक को सदा ही डिजर्विंग बनना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ। योग्य बनना पड़ता है। सेवक कभी भी अपने सुख का नहीं, अपने मालिक के सुख का ध्यान रखता है। तो मुझे क्या समझना है? सबको अपना मालिक ही समझ के डील करना है परिवार में। अब देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इतना सुख पैदा हो जाएगा ना आपकी जिंदगी में, आप बोलोगे अब तो दुख कोई बचा ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कोई इंसान है जो मुझे सहयोग नहीं करता हो, आप बोलोगे कोई ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार ना करता हो, बोलोगे। गारंटी दे रहा हूं आपको लिख करके इस बात की। आप खुद बताओ, अगर ये 3 एटीट्यूड आप अपना लो, आपको नहीं लगता कि आपके परिवार में आपके प्रति व्यवहार चेंज हो जाएगा? चौथी बात जो आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेवाधारी का एटीट्यूड लोगे तो कई बार आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के आगे जाके भी काम करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखनी है इसमें, कभी भी हमें काम नहीं थकाता, हमें उस काम के विषय में हमारी सोच थकाती है। यदि आपने ये सोच लिया मैं ना इनके लिए कर रही हूं, उनके लिए कर रही हूं, फलाने के लिए कर रही हूं, तो आप थकोगे। अच्छा बताओ, जो सेवक होता है आपके घर में, जो नौकर आता है, वो आपके लिए काम करता है या अपने लिए काम करता है? कोसी बहन क्या कहेंगे? जो कोई नौकर हमारे घर में काम करने आता है, वो अपने लिए काम करता है या मेरे लिए काम करता है? वो अपने लिए काम करता है ना, अपने पैसे लिए कमाने काम के लिए। करता है। क्यों? क्योंकि उसका घर उसके उस काम से चलेगा, तो वो अपने घर के काम को चलाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए मेरे घर में काम करता है, मेरे लिए काम नहीं करता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, कुछ भी करते हैं सुबह से लेकर रात तक, आप किसी के लिए नहीं करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं वो केवल और केवल खुद के लिए करते हैं। तो ऐसे ही चाहे आपने अपनी मम्मी के लिए किया, पापा के लिए किया, बहन के लिए किया, बेटी के लिए किया, किसी के लिए किया, उनके लिए नहीं किया, बल्कि वो काम आपने किसके लिए किया? अपना भाग्य बनाने के लिए या अपना कर्जा चुकाने के लिए। 2 ही काम हो रहे थे। जब कहीं आप किसी रेस्टोरेंट देखते होंगे, मूवीज में दिखाया जाता है, हम पहले बहुत देखते थे कि भाई कोई रेस्टोरेंट में गया, खाना पीना खा लिया और पैसे नहीं थे तो फिर बर्तन मांजने पड़े वहां पे। ठीक है ना? मैं तो ऐसी चीजें बहुत ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मेरे को ना ऐसी, मैं आपको सही बताऊं, मैं ऐसी प्रैक्टिकल चीजों की वजह से ही खुश रहता हूँ। मेरे को ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम ऐसे क्लियर है ना खोपड़ी में, मेरे को कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जब भी मेरे को लगता है अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, हाँ यार ये तो बात ऐसे करके जा रही है, मैंने ये वाली चीज करी तो हो गई, वो ठीक हो जाती है। और लोग ऐसी बातों की टेंशन लेते रहते हैं, मेरा तो भाग्य ही बहुत खराब है। अब देखना, अगर किसी को ऐसी मजबूरी पड़ जाए, वो भाग्य कोसेगा। तो ये हमको समझने वाली बात। अभी मैं आपको कल का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरी गाड़ी, मैंने कल ही गाड़ी ली, सेकंड हैंड गाड़ी ली मैंने, बिल्कुल नई जैसी थी वो। अब मैं कहीं पे गया और किसी ने पार्किंग में खड़ी खड़ी गाड़ी में आके पीछे उसको कर दिया काम, है ना? अच्छा कर दिया। अब मैं बाहर निकला, अब मैं उसकी शक्ल को देखूं, वो मेरी शक्ल को देख रहा है वहां पे खड़े होकर के। मैंने कहा भाई अभी तो इसके रिवन से भी नहीं कटे हैं, स्पिनी से मैंने लिया था उसको, तो वो रिवन ला देते। मैंने कहा यार कम से कम रिवन कट जाते थे, तब तुम कर देते तो थोड़ा ठीक सा लगता। अभी तो इसका रिवन तक नहीं कटा, तुमने पहले ही काट दिया रिवन इसका। ठीक है, पर कुछ नहीं। अब मैंने क्या सोचा, अब मैं खुश था, वो भी खुश था बेचारा, वो भी अपना लेकर के कह रहा जी मेरा भी देखो बहुत सारा नुकसान हो गया। मैंने कहा देख तेरे का तो रिवन कट चुका था पहले, पर तूने तो मेरा कटने से पहले काट दिया, है ना? तो ऐसे मैं उससे मजाक कर रहा था लेकर के, वो भी खुश था। चोट लगी, पैसे भी लगे हैं चीजें ठीक होने के लिए, करने के लिए, लेकिन मेरे को क्या लगा, एक कर्जा पूरा हो गया। हल्का सा फील हुआ, ऐसा नहीं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फील हुआ, हल्का सा फील हुआ कि नहीं यार थोड़ा सा तुम्हें बचा के चलना चाहिए था, ऐसे करके। लेकिन
मैंने देखा लोग इतनी चीज के ऊपर, जितना हुआ था अच्छे से हुआ था मतलब करके, इतने पे तो वहां लड़ाई झगड़े, पैसे लेना करना, ये सब शुरू हो जाता है। दुनिया में यही होता है, लोग खड़े हो जाते हैं गाड़ियों को ले लेकर के रोडों पे। अरे भाई तेरे खड़े होने से कौन सी तेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी? अरे जाके या तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, थोड़े पैसे लग जाएंगे, पर इतनों की बद्दुआ क्यों ले रहा है पूरा ट्रैफिक रोक करके? लोग ऐसे ही कर जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या मतलब है? हम किस लिए हैं? हम सेवा करने के लिए हैं, और हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो जैसे आप ये सोचोगे, अरे तो मेरा खुद का भाग्य बना रहा है, मेरा कर्जा चुक रहा है, थकोगे अब आप। अगर सोचो किसी काम को करने से किसी कमाई जमा हो रही हो या उसका कर्जा चुक रहा हो, वो कभी थक सकता है उस काम को करने से? और जब सोचोगे मैं ही करता रहूं, जब देखो मेरे पे काम बोलते हैं, मुझे पानी लाने को बोलते हैं, मुझे खाना खिलाने को बोलते हैं, जब देखो बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सारे घर में कोई काम नहीं करता है, ये है वो है, थकोगे आप उस काम से नहीं थक रहे थे, शायद वो काम तो 10 मिनट खत्म हो जाता। आपने जो ये सोचा ना, अभी आपके ब्रेन की बैंड बजा देगा। 5वीं चीज जीवन में, ये मेरे वो स्टेप्स है, मेरे अपनाए हुए काम है सारे ये, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सब। और आप देख लो स्टेप बाय स्टेप, जब मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसे कोई काम करे तो गड़बड़ होगी, थकान होगी, किसी को लग रहा थकान होगी, मुश्किल लगेगा। अब 5वीं चीज बहुत ही कमाल की है, लर्न द आर्ट टू टेक हेल्प। लोगों से मदद मांगना सीखें। हम मदद भी आज्ञा से मांगते हैं ऑर्डर करके। जैसे माँ अपने बच्चे से कहेगी तुम्हें मम्मी की मदद करनी चाहिए, अरे ऑर्डर दे रही है या मदद मांग रही है? आदेश में मदद नहीं होती है। मदद मांग रहे हो आप किसी से, जिससे मदद मांगी जाती है उसको बड़ा समझ के डील किया जाता है, बच्चा समझ के नहीं। अगर आप अपने बच्चे से 1 गिलास पानी भी मांग रहे हो तो डोंट ऑर्डर, से प्लीज। लर्न दिस आर्ट। आप देखो कैसे चमत्कार होगा ना, आपके घर के सबके वाइब्रेशन ना बदल जाए, फिर बनेगी वाइब्रेशन, फिर बनोगे सकाश देने के लायक, फिर चलती फिरती सकाश बन जाओगे आप। आपको देख के सकाश फैल जाया करेगी, जहां जाया करोगे बोले भाई इसके साथ ही रहना, ये बंदा है सही काम का। समझ आ रही मेरी बात? आप समझना। अब इसके बेनिफिट बताता हूं मैं आपको। मदद मांगने से क्या होता है? हमेशा आप सबसे मदद मांगना सीखो। मदद मांगने से क्या फायदा होता है कुसी बहन? आप अनम्यूट हो तो बताओ। अच्छा, मदद मांगने से किसका फायदा होता है, हमारा या सामने वाले का? मदद मांगने से किसका फायदा होता है, हमारा या सामने वाले का? क्या कहेंगे कुसी बहन? मुझे लगता है पर्सनली तो पहले तो खुद का ईगो तो उठता है। उषा बहन आप बताओ क्या कह रहे हैं, अपना या दूसरे का? अपना। ओके, और बताओ दिव्यांशी क्या कहेंगे, अपना या दूसरों का? शायद दूसरों का भी थोड़ा टू अ सर्टेन एक्सटेंट होता है, उनको लगता है कि आई एम केपेबल, शायद इसलिए मेरे से ये हेल्प एक्सटेंड करने को कह रहे हैं। हिसाब किताब नहीं अनु बहन। कोसी बहन देखो मैं बताता हूं, सामने वाले का फायदा हमसे ज्यादा होता है। क्यों? जब आप किसी से मदद मांगते हो तो आप उस व्यक्ति के अंदर मदद करने का संस्कार डालते हो। और आपको बात पता है, जब कोई किसी की मदद करता है तो वो दुआएं कमाता है, और दुआएं दुनिया की सबसे महंगी चीज होती हैं, क्योंकि जहां दवा भी काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। आप उसका पुण्य बढ़वाते हो, आप उसका सेल्फ एस्टीम ऊंचा करते हो, उसका आत्मसम्मान आत्म गौरव आप ऊंचा करते हो। लगता है मैं भी किसी की मदद करने के योग्य हूं। अब आप सोच के देखो, आपके तो हो सकता है उसने किसी एक पर्टिकुलर काम में मदद करी होगी, लेकिन उसमें कितनी चीजों की बात तैयार हो गई, उसका जीवन भर का गुण तैयार हो गया।
जो उसे जीवन भर कमाई करवाएगा। हाँ या ना? चलो ठीक है, मान लिया उसने मुझे तो एक काम, मेरे को चलो पानी दे दिया या मेरे किसी काम में मदद कर दी, चलो मेरा एक काम हो गया, मुझे तो खाली उतना ही मदद मिली ना। लेकिन उसमें अगर मैंने बार बार उससे मदद लेकर के उसका वो संस्कार बनवा दिया, तो वो जीवन में जहां कहीं भी जाएगा, अब अपने उस संस्कार को यूज करके वो अपनी कमाई करेगा या नहीं करेगा? तो मेरी बात आज आपको समझ आई है ये बात? तो दुनिया में सबसे मदद मांगना सीखो, सबसे। अपने बच्चे से मदद मांगो, अपने हस्बैंड से मदद मांगो। और ये बताओ आपको, जो मदद मांगता है वो व्यक्ति अपने अहम के तुष्टीकरण में नहीं जाता, वो अपना अहम नीचे रखेगा। क्योंकि लिख लो, छठा पॉइंट यही है, मदद मांगने के लिए आप में नम्रता का संस्कार होना चाहिए, झुकना आना चाहिए आपको। जो व्यक्ति नम्र होता है वो दुनिया में दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति से भी मदद ले लेता है। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा, बताओ आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? यस यस, अंडरस्टैंड कर। आप बताओ ये 6 पॉइंट फॉर्मूला कैसा है अगर रिश्ते आपको अच्छे करने हैं तो? रिश्ते बेहतर होंगे आप सब, क्या नहीं होंगे? होंगे। हाँ क्यों दिव्यांशी, सारे रिश्ते अच्छे होंगे? आप कहीं पढ़ाई भी कर रहे हो, अपने सब दोस्तों से मदद मांगो। किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना, उसको बोलो तेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरे को नहीं आता, थोड़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प मांगो, उसमें गौर आ जाएगा, अरे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, उसको भी अंदर में फील होगा मैं हेल्प करने के लायक। हाँ, अगर हेल्प कोई ना करे कोई बात नहीं, थैंक यू बोलो, डोंट फील बैड, क्योंकि ये उसकी इच्छा पर है, नुकसान उसका हो रहा है आपका नहीं। अच्छा, दुख किसे होना चाहिए? जिसका नुकसान हो रहा है या जिसका नहीं हो रहा है? मेरा क्या नुकसान है? देखो अब देखना ध्यान से, यहां पे मैंने उससे हाथ जोड़े, ध्यान सुनना, मैंने उससे हाथ जोड़े तो मैंने नम्रता यूज करी, तो मेरा नम्रता का गुण यूज हुआ। मैंने हाथ जोड़े, उसने मेरे हाथ जोड़े का ध्यान नहीं रखा, तो मेरा कर्जा चुक गया, मेरी किस्त तो चली गई ना, उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा, वो उसकी प्रॉब्लम है करके, ठीक, मेरा कर्जा पूरा हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात, मेरे अच्छे संस्कार बन गए, मैं आगे भविष्य के लिए समझ गई कि मुझे इस वाली बात के लिए इनसे मदद नहीं मांग सकती, इन पर मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकती, मेरा समय बचेगा आगे भविष्य के लिए। देखिए, जिसको कुछ कहना है ना वो कह के कहो, ये लिख के नहीं। हाँ, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसकी टेंशन है ना, वो नुकसान किसका है? चलो उसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अनु बहन क्या फर्क पड़ता है? उसे समझ नहीं आ रहा तो नुकसान तो उसी का है ना भाई। और पूरी दुनिया का नुकसान कंट्रोल करना तुम्हारा काम थोड़ी है, हम सब कर्मों के अंतर्गत हैं, हमें समझना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? हाँ, कई बार कोई आपकी मदद नहीं करना चाहेगा, ये उसका संस्कार है, लेकिन मैं आपको से बताऊं 99% लोग जब आप बहुत प्यार से और सम्मान से मदद मांगते हो, उनके लिए मना करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखो, क्या आप उनको सच्चा सम्मान देके मांग रहे हो या आप भी चापलूस काइंड के इंसान रहे हो? देखना, मदद कोई उनकी नहीं करना चाहेगा जो जिनकी छवि पहले से उनके माइंड में खराब होगी। अच्छा, काम पड़ा तो आज हाथ जोड़ रहा है, मतलब हम बोलते रहते ना, काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो टाइप वाला। हम उस एटीट्यूड से मदद मांग रहे हैं या हम सचमुच में उनकी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए मदद मांग रहे हैं? क्लियर हुई मेरी बात? तो ये 6 पॉइंट फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। हाँ मीनू बहन, क्या कहना है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी बताइए। भाई जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मदद मांगते हैं हम तो लाइक देने वाले हैं ना देवता, तो मांगने वाले तो नहीं है ना, वो नहीं आएगा उसमें? नहीं नहीं, वो उसमें थोड़ी आएगा। वो तो हम तो किसी की मदद कर रहे हैं, उसको दिख रहा है कि हम मदद मांग रहे हैं। हमारे इंटेंशन में क्या है? इस आत्मा में मदद का संस्कार बने।
हम सब कोऑपरेटिव वर्ल्ड में हैं, हम सिंगल वर्ल्ड में थोड़ी हैं। आप केवल पीस एक्सपीरियंस कर सकते हो इंडिविजुअल। अगर रिश्तों में आए हो तो कनेक्शंस में आए हो, और कनेक्शंस में अब बताओ, अगर हमें कॉपरेट करना ही ना होता एक दूसरे को, तो बाबा हमें 8 शक्तियों में से, परमात्मा राजयोग की शक्तियों में से सहयोग की शक्ति नाम की शक्ति रखता है क्यों? खत्म कर दो उसको। नहीं तो कोऑपरेट हमें करना है ना, हमें दूसरों से मांगना नहीं। उनके अंदर भी वो संस्कार डेवलप करने मदद करना है। हम कॉपरेट वो तभी तो मुझे करेगा जब मैंने कभी से कॉपरेट करना सिखाया होगा अपने एक्शंस से। मदद मांगना, हम उसकी मदद कर रहे हैं ताकि उसमें मदद का संस्कार डेवलप हो जाए। इंटेंशन देखो मैंने क्या बोला है, इसलिए कहता हूं लिसनिंग। लिसनिंग, ध्यान से सुनो। हमने उनसे मदद इसलिए नहीं मांगी कि हमें उनकी जरूरत है, हम तो अपना काम करा ही लेंगे कहीं से भी। अब अगर एक माँ अपने बच्चे से मदद मांग रही है तो उसके काम वो खुद भी उठ के कर लेगी, लेकिन उसमें संस्कार कैसे डेवलप होगा? मेहनत का। कई बार दूसरों की ईगो को संतुष्ट करने के लिए इन प्रोसीजर्स से ज्ञानी योगी तू आत्मदय, लकीर के फकीर मत बनो कि हम तो देवता, हम मांगेंगे क्या। ये मांगना किसको कहते हैं? वो मांगना कहलाता है कि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे सामने वाले लोगों को उनका फर्ज सिखा रहे हैं कि परिवार है तो हम सब एक दूसरे के कोऑपरेटिव हैं, बल्कि हम उनको भी बचा रहे हैं कि उनके कर्म का खाता खराब ना हो जाए। आप सोचो, अगर आप जो ज्यादा सेवा करती रही उनकी, तो आपकी सेवा उनके ऊपर कर्मों के बोझ के रूप में कर्जा चढ़ जाएगा। तब भी तो आप एक अच्छी संबंधी नहीं कहलाएंगी यदि आपने किसी दूसरे को कर्जदार बना दिया तो भाई जी ये चीज अपने से छोटों के लिए है ना, बड़ों से तो नहीं है। छोटे हो चाहे बड़े हो, हमें तो, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पहली बात, आप कौन हो? आप मीनू बहन हो या आप आत्मा हो? आत्मा। आत्मा। तो वो बच्चा भी कौन है? आत्मा। वो बुजुर्ग भी कौन है? आत्मा। आपका पति भी कौन है? आत्मा। आपका भाई भी कौन है? आत्मा। और सब बराबर हैं, किसी की उम्र कम ज्यादा है ही नहीं। उम्र देखोगी शरीर की तो टेंशन में रहोगी। देखना क्या है? शरीर की उम्र नहीं, आत्मीयता की उम्र। समझ आई मेरी बात? हमारा फर्ज केवल खुद को ठीक करना नहीं है, हमारा फर्ज अपने सभी परिजनों के संस्कारों को बेहतर करना है, क्योंकि हम उस घर में पैदा हुए हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार देवताओं जैसा बन जाए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें समझ मिली है। आप देखो, दुनिया में किसी एक इंसान को समझ मिली और उसकी समझ ने पूरी दुनिया को बदलने का काम बन गया। बुद्ध को देखो आप, विवेकानंद को देखो आप, एक एक इंसान थे, लेकिन एक इंसान की समझ ने कितने इंसानों की जीवन बनाई। ठीक है, तो ये हमको समझना है। कभी भी हमें मदद का संस्कार जो है दूसरों में, आप पता है मदद मांगने से एक 2 काम कर लेते हो, बताता हूं आपको। पहला काम, कॉपरेशन की बॉन्डिंग कर देते हो। ठीक, एक दूसरे के प्रति केयरिंग एटीट्यूड डेवलप कर देते हो, क्योंकि कॉपरेशन से केयर पैदा होता है, केयर से लव पैदा होता है। पूरे परिवार में एक प्यार का वातावरण तैयार हो जाता है। अंडरस्टैंड करो इस चीज को लेकर के, समझिए। ये एक छोटी मोटी शुरुआत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। आप जब करोगे, आप अपना के देखना। जो 6 पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताए, पहली बात, टीचर बनना। टीचर को आराम से बन जाओ क्या? टीचर बनने के लिए खुद को पल पल पे समझदार बनाना पड़ेगा, पल पल पे। सेवाधारी बनने के लिए पल पल पे अपने कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। सेल्समैन बनने के लिए ऑब्जर्वेशन पावर, साक्षी दृष्टा के गुण को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों की जरूरतों को समझ सको। सही सवाल पूछने सीखने पड़ेंगे लोगों से, ताकि उनकी जरूरत तक पहुंच सको। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड नॉलेज। हम तो बस क्या करते रहते थे, हम आत्मा में 7 गुण हैं, ज्ञान। कभी समझा ज्ञान ऐसे? ये ज्ञान है। दिस इज नॉलेज। ठीक है, समझ आई मेरी बात? चलिए जी, 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और परमात्मा को याद करते हैं।
क्या हुआ लो पवन? भाई जी जैसे इसी नॉलेज पॉइंट को तो हम मेडिटेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी और हमारा मतलब वो फिर हो जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा नेचुरली फिर। खास कर बताऊं, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उनको तो ये 6 पॉइंट यूज करने चाहिए। देखना आपका घर में वर्कलोड घट जाएगा, आपको नहीं इतना जी, सहयोग मिलेगा, इतना कॉपरेशन मिलेगा सबका, इतना प्यार करेंगे लोग आपको, इतनी केयर करेंगे लोग आपकी कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। नहीं हम जैसे प्यार से बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों में भी अपने आप आ जाता है। मैं देखती हूँ जैसे दादा दादी रहते हैं तो उनको बोलना नहीं पड़ता, वो उनका अपने मन से आता है कि जैसे हमें हेल्प कर रहे हैं उनको भी खुद ब खुद हेल्प कर देते हैं, जब थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो कर मैं देते हैं। आपको इतना बता रहा हूं, घर में कितने ही बुजुर्ग हों, आपके 80 साल के बुजुर्ग हों, आप उनकी सेवा करो, फिर देखना आप वही जब जब आप मुश्किल में होंगे ना, आप मुश्किल में होंगे, वे खड़े हो जाएंगे, चलो बेटा तुम मुश्किल में हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उनके दिल का प्यार। याद रखना, दादी जी की बात सुनाता हूँ। हमारे दादी प्रकाश मणि जी जो इस संस्था के पहले अध्यक्ष थे, कुछ नए भाई बहन भी सुन रहे होंगे, तो दादी प्रकाश मणि जी के पास एक बार ना एक भाई गया और जाकर के दादी जी को एक शिकायत कर रहा है टीचर दीदी की। दीदी हमारी टीचर दीदी ना थोड़ी कठोर हैं, टीचर दीदी मर्यादित होती है, डिसिप्लिन होती है, तो थोड़ी कठोरता भी दिखानी होती है उनको करके, तो बहुत कठोर हैं, उनमें तो बिल्कुल माँ जैसी ममता ही नहीं है, ये है वो है, बहुत शिकायत कर रहा था। पता दादी ने उससे क्या पूछा? एक ही से, अच्छा तुम में ममत्व है, तुम में ममता है, तुम्हारे अंदर केयर है? हाँ दादी हम तो बहुत। तो सिखा ना, तेरी अपनी बहन है ना, तेरे घर में पैदा होती, ब्लड रिलेशन में पैदा होती, तो शिकायत करता या सिखाता? समझ आई मेरी बात? हम क्या करते हैं, घर में सबकी शिकायत करते रहते हैं, बस ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, एक दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं बस 24 घंटे, सबको दोष देते रहते हैं। प्लीज दोष देना बंद करो। दोष वही देता है जो खुद दोषी होता है। एक गलत इंसान को पूरी दुनिया गलत नजर आती है, ठीक है? चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बस केवल साइलेंस में, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है मैं आत्मा यहां बैठी हूं, चमक रही हूं, और मुझसे निकलने वाली शक्तियां मेरे रोम रोम में समा रही हैं। बस इस सीन को विजुलाइज करें 1 मिनट। पूरा ब्रेन हल्का हो गया है, मेरे शरीर का एक एक सेल सकारात्मक ऊर्जा के कारण, शुभ और शुद्ध संकल्पों के कारण उमंग उत्साह से भर गया है। ओम शांति।